जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बिहार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का 2022 के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन 2020 का डाला था। ओके, इस लेक्चर में 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बला गुण टाउ का मान क्या होगा। यह आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। टाउ बराबर एम क्रॉस बी। एम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसे होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। ओके, राइट आंसर डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एरिया। क्यू क्या है, आवेश। आवेश कैसे मतलब कुलाम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या होगा, ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। दो विचलन कोण होता है, एक न्यूनतम विचलन कोण और एक अधिकतम विचलन कोण। जब न्यूनतम विचलन कोण की बात बोलेगा तो आपको क्या लगाना है, n-1 इंटू ए। ओके, जब अधिकतम बोलेगा तो n+1 इंटू ए। ये किसके लिए होता है, मैक्सिमम विचलन। मिनिमम के लिए क्या होता है, n-1 इंटू ए। ये किसके लिए होता है, मिनिमम के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मान से आधी हो जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की फर्स्ट मान आधा हो जाता है तो उसे हम लोग अर्धायुकाल कहते हैं। ये सारे चीज़ आपको एटम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। ओके, राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंखों के उस दोष को दूर करने के लिए। बेलनाकार लेंस का उपयोग किस बीमारी में करते हैं, एस्टिग्मेटिस बीमारी में करते हैं। किस बीमारी में, इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके, इसका राइट आंसर एस्टिग्मेटिस बीमारी में होता है। देखिए ये सारा जो ऑप्शन दिया है इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए पूछेगा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, या पूछ देगा उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दूर को दूर करने में किया जाता है। ओके, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम आपको यहीं पे आंसर देते हैं। निकट दृष्टि दोष में हमारा होता है, निकट का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो दूर का वस्तु दिखाई देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकाश को फैलाना पड़ेगा। तो प्रकाश को कौन सा लेंस फैलाता है, अवतल लेंस। ओके, तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दूर को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। क्या हो रहा है, अबे अच्छा से ना,
पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम हो जा रहा है इसमें। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। यहाँ पे हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का उपयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में आपका क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो पास की वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट जो होता है, देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। तो लाइट को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा निकट की वस्तु में। तो निकट की वस्तु जो लाइट को फोकस करता है, उत्तल लेंस करता है। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ओके, एक और होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को बाईफोकल लेंस का उपयोग होता है। बाईफोकल लेंस कभी कभी देखिएगा बुजुर्ग गांव में होंगे लोग, उनका देखिएगा जो काला चश्मा लगा होता है जो चारों तरफ से ढका हुआ होता है। ओके, उसे हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में हम लोग बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। इस बीमारी में होता है मनुष्य को ना पास की वस्तु दिखाई देगी ठीक से, ना दूर की वस्तु ठीक से दिखाई देगी। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ओके, क्लियर है चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा हमारा, गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस की आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। इससे भी आप लोगों को 3 सवाल बनते हैं। कब इस क्वेश्चन में बोला है गोलीय पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स। ओके, कभी पूछेगा पतले चादर से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, कभी पूछेगा एक बंद ड्रम देगा, ड्रम उसके अंदर विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश जब रखिएगा तो उसके संपूर्ण पृष्ठ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपका विद्युत फ्लक्स निकलेगा। जब आप पतला एक चादर रखिएगा, देखिए जब एक पतला एक चादर रखिएगा ना, जैसे मान लीजिए एक ऐसा एक चादर हो जाता है, बोलेगा इसमें कहीं पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इससे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q बाई इससे क्या निकलेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लियर। स्क्रीन को क्या हो रहा है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के किसी चुंबकीय क्षेत्र में BH में यदि किसी चुंबकीय सुई दोलन करता हो तो n का मान। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई सुई जब दोलन करती है तो आवृत्ति उसकी n² डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है BH के, तो इन्वर्स होता है। ओके, क्लियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, D।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? क्या प्रकाश का जो वेग बढ़ाइएगा तो रंग बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आयाम, आवृत्ति कब बदलती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति बदलती है। कला क्या होता है प्रकाश का? वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसा प्रकाश जो होता है स्ट्रेट लाइन में काम करता है। इसकी आवृत्ति बदलिएगा तो प्रकाश का रंग बदल जाएगा। आयाम बदलने पर प्रकाश का रंग नहीं बदलेगा, इसकी आवृत्ति बदलने पर प्रकाश का रंग बदल जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। कैसे? देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल्ब जो 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या जुगाड़ लगा सकते हैं कि दो बल्ब का पावर अलग अलग है। ओके, दोनों बल्ब को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। हमने तो पावर का तो कभी पढ़ा ही नहीं है कि श्रेणी में या समांतर में जोड़ना। तो इसमें हम लोग लॉजिक लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V² अपॉन R होता है। अगर हम लोग प्रतिरोध का पढ़े हैं श्रेणी में लगेगा पैरेलल में लगेगा तो कैसे जोड़ते हैं? अगर प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी में जोड़ेंगे तो इसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। पावर को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? सोचो एक बार। अगर हम प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसको हमें श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा पावर को, क्योंकि पावर का तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि श्रेणी में जोड़ा जाता है या समांतर में कैसे जोड़ा जाता है। फार्मूला है तो आप बताओ, कमेंट में करना। आप कमेंट में लिखना पावर का फार्मूला श्रेणी में कैसे जोड़ा जाता है समांतर में, अगर आपको पास होगा तो। हमने तो नहीं पढ़ा भाई, तो समझो। त्रिज्या है, प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला क्या जानते हैं? R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है ना। तो जब हम इसको प्रतिरोध को प्लस कर रहे हैं श्रेणी में तो पावर को समांतर में कैसे जोड़ेंगे? 1/P इक्विवेलेंट अपॉन 1/P1 अपॉन 1/P2 जोड़ेंगे ना। तो ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन दिया हुआ। इसका आंसर 100 नहीं होगा, गलती है। क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, आप भी गलती कर दोगे। ये जिसका है उसने गलती बना रखा है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमने P इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो 1/P इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 1/P1 प्लस 1/P2। P1 कितना दिया है हमारा? 60 और प्लस P2 कितना दिया है हमारा? 40। टोटल कितना हो जाएगा? 2400 होगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 प्लस 60 हो जाएगा। ये 1/P है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2400 अपॉन 100 होगा ना। 100 से 2 जीरो कर दिया तो पावर टोटल हमारा कितना हो गया? 24 वाट। समझ में आया? ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे फेरे हैं तो ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। जब ये ट्रांसफार्मर हो गया ना, जब ट्रांसफार्मर के दो कुंडली, प्राथमिक कुंडली और इस क्वेश्चन में हम लोग एक और लॉजिक लगा सकते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता क्या है पहले आप ये बताओ।
ऊंचाई ट्रांसफार्मर मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके देख लेना। 2020 में भी ये क्वेश्चन था इस टाइप का, ऑप्शन सेम नहीं है लेकिन ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन हर साल रहता है एक, तो इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप लोग सीरियस लीजिएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर करता है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, निम्न को उच्च वोल्टेज में बदलता है। तो दिया है इसमें कि प्राथमिक N1 लपेटे हैं, द्वितीयक N2, N1 लपेटे में कम वोल्टेज होगा, ये करता क्या है, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, तो N2 में तो ज़्यादा वोल्टेज होगा ना, तो यहीं पे N2 का जो वैल्यू होगा N1 से ज़्यादा होगा। N2 राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। N2 का वैल्यू जो होगा N1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये करता क्या है, निम्न को उच्च में बदल देता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। स्क्रीन को क्या हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब ताप बढ़ाइएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है ना, इस क्वेश्चन में देखिए टी क्या होता है, टी जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर होता है, ओके, आर स्क्वायर होता है। क्लियर। देखिए, जब ताप बढ़ाइएगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। कोई तार लीजिएगा, आप एक्सपेरिमेंट करना आप लोग घर पे, एक तार को लेना, उसके कवर को हटा देना, कवर जो ऊपर लगा होता है रेड कलर या कोई सा भी कलर का रबर जैसा, उसको हटाना, फिर देखना उसमें आप उस तार को आप एक सिरे को गरम करना, कहीं गरम करना, फिर दूसरे सिरे को पकड़ना, वो जितना ताप उस सिरे पे बढ़ेगा उतना ही तुम्हें जलन होगा, पकड़ के देखना। वही चीज़ होता है चालक के साथ। तो चालक का ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन और चालक तो चालक के जैसा काम करता नहीं है, इसका तो ताप पर, इसको तो ताप से कोई मतलब नहीं है, ताप बढ़ाइएगा तो इसका उल्टा होता है। और चालक के लिए ताप बढ़ाइएगा तो इसका प्रतिरोध घटता है। क्लियर। क्योंकि इसके लिए टी डायरेक्ट टी प्रोपोर्शनली होता है आर के, ओके, और चालक के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक होता है। इस क्वेश्चन में भी आप लोग फंसिएगा। देखिए, वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अक्षीय स्थिति बनता है, एक निरक्षीय स्थिति बनता है। ओके, अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू पी cos थीटा अपन आर स्क्वायर होता है। ओके, तो ये पूछा है निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर पूछा ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक। आप लोग पिछले वीडियो में जाके देखना 2020 के क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ।
इस क्वेश्चन को याद कर लो सब, मैंने ये 2020 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इससे पता क्या चलता है, VVI अभी ये बहुत बार मिलेगा आपको। जब मैं 2011 तक का क्वेश्चन पूरा कराऊंगा तो मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा कि देखो ये सब सारे कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन बैंक बनाने का यही फ़ायदा होता है, बेनिफिट मिलता है हमें कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा है। ओके, वो सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, तो उस सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है हर हाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। जब हम उत्तल लेंस को पानी में, ये भी क्वेश्चन आया था 2020 में, जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ओके, कोई भी लेंस हो, आप उसे पानी में डुबाना, देखना जैसा वो वो लेंस रहेगा। लेंस का प्रकृति, लेंस का नेचर पे डिपेंड नहीं होता। अवतल लेंस को अगर पानी में डुबाएगा तो वो अवतल लेंस ही रहेगा। इसलिए कोई भी लेंस हो, जो लेंस दिया रहेगा उसी लेंस को आप लोग टिक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा कैसे होती है, E×B की दिशा में। राइट आंसर E×B की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक आदर्श एमीटर की प्रतिरोध। आदर्श एमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने के लिए हमें प्रतिरोध को नगण्य मानना पड़ेगा, इसलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हम लोग शून्य लेते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सामान्य संयोजन के खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है। ये सारे रे ऑप्टिक्स, ये नहीं 25 नंबर जो क्वेश्चन है ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट ही जाना, VVI क्वेश्चन है। ओके, मैं VVI क्वेश्चन लिख दूंगा हर क्वेश्चन के। एक और था ना VVI, ये सारे VVI क्वेश्चन है। ओके, चलिए 26 क्वेश्चन कर रहा है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत। डायनेमो जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट के लेक्चर में मैं इसको क्लियर करूँगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत। डायनेमो जो होता है ना, जिससे ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है, इसी से बिजली भी आती है, पता है ना। 27 क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा वाटहीन घटक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, I sin थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। यदि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुगुना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात। जब प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मान RMS वैल्यू और पीक वैल्यू, ओके, का इस सब इनका अनुपात जो होता है 1/√2 होता है। ओके, जैसे देखिए प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल I RMS बराबर होता है 1/√2। एक सेकेंड,
IRMS बाबा होता है IM अपॉन √2। ओके, तो हमें पूछा है IRMS वर्ग माध्यमान धारा का, तो IRMS वोल्टेज का पूछता तो VRMS, ये भी आपका VM अपॉन √2 होता। तो ये कितना अनुपात कितना हो जाएगा 1/√2। IM को हटाओ तो 1/√2 बचा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा जो होती है hc/λ होती है। क्या होती है hc/λ। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 6.25 × 10⁻18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र को संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता। अपने संधारित्र में ये फार्मूला अभी तो पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़े होंगे तो ये फार्मूला आपको पता होगा। U = ½ CV²। ये क्या है संचित ऊर्जा है, C क्या है कैपेसिटेंस है संधारित्र, V क्या है वोल्टेज। तो हमारा दिया क्या है V दिया है और U दिया है, तो C निकालना। तो C = क्या हो जाएगा U/V² × 2 होगा। ये आपका U है आपका। ओके, वैल्यू को रखिए। U कितना दिया हमारा 1 जूल, V कितना दिया 100 वोल्ट, 100 × 100 × 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 15 होगा ना, 1500। यहाँ पे हम लोग काट क्यों रहे हैं, आंसर तो दिया 2 × 10⁻, में तो हम इसे काटेंगे नहीं। देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हम लोग इसे हम लोगों ने काट दिया, तो इसे काटेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × नीचे कितने हैं 10,000 है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻4 हो सकता है ना, क्योंकि ये नीचे था 10,000, ऊपर आया तो माइनस लगा तो 10⁴ हो गया ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है और अंतिम क्वेश्चन, नैंड गेट की बूलियन व्यंजक। ये जो लॉजिक गेट है ना, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसे आप लोग देखना और उससे आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, अभी फ़िलहाल में आप लोग आंसर देखिए, मैं इसका वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा ट्रिक के साथ। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपने क्वेश्चन को लिखिए, मैं उसका सलूशन जल्दी दूंगा। और इसे
जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी किया कीजिए। चलिए इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।